उत्तराखंड में बड़ा हादसा, खाई में बारात वाहन गिरने से 14 की मौत, 2 घायल, शवों की हो रही है पहचान। पंजाब दौरे पर सीएम धामी, सचिव एसएस संधू के पुत्र की शादी में करेंगे शिरकत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगे शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने हरीश रावत पर बोला हमला, कहा हरीश रावत जी बार बार बदलते रहते हैं बयान। हरिद्वार में यतीश्वरानंद और स्वामी अमृतानंद ने दी शास्त्रार्थ की खुली चुनौती, कहा यदि शास्त्रार्थ में पराजित हुए तो जीवित जल समाधि लेंगे। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिलों का चक्र बदलने से देना होगा कम बिल, 2 महीने का बिल 55 से 65 दिन के भीतर होगा तैयार। बर्फबारी का आनंद उठाने तुंगनाथ धाम पहुंच रहे हैं पर्यटक, कपाट बंद होने के बावजूद मंदिर में पहुंच रहे हैं सैलानी। तुंगनाथ मंदिर में जमी है 5 से 6 फीट तक की बर्फ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं प्रियंका। बात करेंगे खबरों की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ दायर की गई 10 से अधिक जनहित याचिकाओं पर आज फिर से सुनवाई की। अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, देहरादून निवासी सच्चिदानंद डबराल और अन्य 8 ने क्वारंटाइन सेंटर, कोविड हॉस्पिटलों की बदहाली, उत्तराखंड वापस लौट रहे प्रवासियों की मदद और उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की। खबर बाजपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल से दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। बता दें कि बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय ने एकत्र हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। कर्नाटक में शिवमोगा क्षेत्र में बजरंग दल के 26 वर्षीय कार्यकर्ता हर्षा की निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या का कारण यह बताया जा रहा है कि उसने अपनी फेसबुक पर ऐसा प्रसारित किया कि हिजाब के विषय को लेकर उसने असहमति व्यक्त की। इस देश के भीतर अपने विषय को सोशल मीडिया के धरातल पर रखने की स्वतंत्रता है। यदि आपत्ति होती है तो सोशल क्राइम के अंतर्गत उस पर मुकदमा भी दर्ज होता है, पुलिस और संविधान के अंतर्गत कार्रवाई होती। लेकिन ये एक जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों ने उसको घेर कर अकेला पाकर उसकी चाकू से गोप कर निर्मम हत्या की है। क्योंकि यही मांग है, जो हमारे बजरंग दल का कल एक 26 साल का बेटा जो मार दिया गया है, हम चाहते हैं कि उन लोगों को फांसी हो जिन्होंने मतलब बच्चे को मारा है। बहुत ज्यादा आक्रोश बना हुआ है, ये किसी को कम ना समझे। हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी सब एक हैं और एक रहेंगे और हम लोग इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दर्शनी गेट से कोतवाली पलटन बाजार तक स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पलटन बाजार में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करते हुए सड़क पर पैचवर्क कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था यूपीसीएल को भूमिगत विद्युत लाइन के कार्य समयबद्धता के साथ पूर्ण करने व पलटन बाजार में नाली निर्माण कार्य में यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। सतारगंज में ग्रामीणों ने सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता को सरकारी राशन बेचते रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं राशन को शक्ति फार्म पुलिस को सौंप दिया गया। बाद में पूर्ति निरीक्षक आदि ने पुलिस से राशन को कब्जे में लिया। सस्ते गल्ले की दुकान को सील कर दिया गया है। सस्ता गल्ला विक्रेता के पास से 2 दुकानें अटैच की गई थी, उनमें भी राशन वितरण पर पाबंदी लगा दी गई है। शक्ति फार्म के निर्मल नगर में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सुरेश मंडल का कोटा है। सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान के स्टॉक की जांच भी की गई। दुकान को सील कर दिया गया है।
राजपुर पुलिस ने मसूरी डायवर्जन एंटीक के पास में शोरूम में हुई चोरी के वांछित अपराधी को चोरी के माल सहित कोतवाली कैंट में हुई चोरी के 10 लैपटॉप बरामद करते हुए गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 18 फरवरी को मसूरी डायवर्जन हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में पीतल व चांदी के एंटीक सामानों की चोरी की गई, जिसमें देहरादून पुलिस द्वारा 19 फरवरी को खुलासा किया गया। चोरी के माल सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आज पुलिस के द्वारा चोरी में शामिल एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। एसपी क्राइम डॉक्टर विशाखा अशोक ने बताया कि आरोपी से चोरी किए गए माल को बरामद किया गया है। साथ ही फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। 18 फरवरी को राजपुर थाने में मसूरी डायवर्जन के पास हैंडीक्राफ्ट शोरूम में एक चोरी हुई थी, जिसमें 19 तारीख को हमने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक किसमोहन साहनी करके जो है वो फरार चल रहा था। उसकी तलाश हमने निरंतर जारी रखी थी। इसी क्रम में हमें मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि इसमें जो वांछित है किसमोहन साहनी, तो वो प्रदेश से बाहर भागने की फिराक में और रेलवे स्टेशन के पास जो है जा रहा है। तो इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए राजपुर थाने की टीम ने इसको रेलवे स्टेशन से अरेस्ट किया है और इसके पास जो भी चोरी का सामान था वो बरामद हुआ। उसके साथ ही इसके साथ एक दूसरी बैग भी बरामद हुई, जिसमें HP के 10 लैपटॉप जो है वो मिले हैं, जिसकी जानकारी पूछने पर इसने बताया कि ये जो लैपटॉप है HP सर्विस सेंटर बल्लूपुर के पास से इन्होंने पूर्व की गई चोरी में चोरी किए गए थे। नगर पालिका परिषद मसूरी हिलदारी संस्था व कीन संस्था के सहयोग से उप जिला चिकित्सालय लंढोर में पर्यावरण मित्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें मसूरी में सफाई की बागडोर संभाले पर्यावरण मित्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस अवसर पर हिलदारी संस्था के संयोजक अरविंद शुक्ला ने बताया कि मसूरी में सफाई व्यवस्था करने वाले पर्यावरण मित्रों का आज निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लगातार 3 दिनों तक ये क्रम चलता रहेगा। साथ ही साथ गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। डॉक्टर VK सिंह ने बताया कि नगरपालिका व कुछ समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा पर्यावरण मित्रों के निःशुल्क परीक्षण की बात की गई थी, जिसको लेकर आज सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सर, ये 2-3 दिन पहले नगरपालिका से चिट्ठी आई थी कि वो ये हिलदारी एक इनका NGO है जो पर्यावरण से और साफ सफाई के कर्मचारियों पे बहुत मेहनत कर रहा है। तो उनका एक निवेदन था हम लोगों से कि इनकी स्वास्थ्य परीक्षण जांच निःशुल्क कराने की कृपा करें। तो हमने इनको डेट दे दी थी, आज कल परसों 3 दिन का है, शायद 50-50 करके लेके आएंगे और इनकी सारी जांचें संपूर्ण चेकअप वेकअप सब हम निःशुल्क कर रहे हैं। और कोई भी अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सीरियस है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमने इनको कह दिया कि अगले हफ्ते ये आएंगे, स्पेशली डॉक्टर से इनकी बात करा के दोबारा इनके ट्रीटमेंट का सारा इलाज हमारा स्वास्थ्य विभाग निःशुल्क प्रदान करेगा। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरे पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं और इस दौरान करीब 6 अधिकारी बतौर CEO स्मार्ट सिटी संभाल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक देहरादून शहर पूरी तरह से स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया है। इसके विपरीत देहरादून की जनता स्मार्ट सिटी के नाम पर अधूरे पड़े सड़कों के काम से बेहद परेशान है। खुद ही सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के बड़े नेता देहरादून में रहते हैं। नेता और अधिकारियों के आवास के साथ ही साथ तमाम विभाग भी यहीं मौजूद है, लेकिन बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाती जनता की फिक्र किसी में भी नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के लिए सड़कों पर बड़े दिग्गज भी उतरे, लेकिन फिर भी चुनावी घोषणा पत्र में सड़क को लेकर कोई घोषणा नजर नहीं आई। जिस शहर में स्मार्ट सिटी के ख्वाब को धरातल पर उतारा जा रहा है, उसी शहर के कई ऐसे स्याह पक्ष भी हैं जिनका समाधान किए बिना स्मार्ट सिटी की परिकल्पना को साकार नहीं किया जा सकता। स्मार्ट सिटी को एक तरफ भी रख दें तो राजधानी का शहर होने के नाते भी ऐसी तस्वीर शोभा नहीं देती है। ये जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है।
और ट्रैफिक बहुत हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है। हाँ हाँ। यहाँ पे जेल अपनी गैस पाइपलाइन बिछा रहा है, तो ये काम जो हो रहा है इनके उच्च अधिकारियों नॉलेज में भी नहीं है और इनके लिए भी टोटली सरप्राइज। तो मेरा इन अधिकारियों से यही अनुरोध था कि कृपया अपना टाइम जो है आगे फील्ड में निरीक्षण करें और स्पॉट में जो हो रहा है उससे रूबरू, और ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग करने से कोई चीज़ होने वाला नहीं है। और फील्ड की वास्तविकता जो है बिल्कुल अलग है, और फील्ड में जब तक हम लोग आगे नहीं देखेंगे, मॉनिटर नहीं करेंगे फील्ड लेवल पे, तो कोई प्रोग्रेस आने वाला नहीं है और अल्टीमेटली पब्लिक को नुकसान होने वाला है। तो इनको पूरे मामले को गंभीरता से लेने के लिए मैंने कहा है और उनको वार्निंग भी दी हुई है कि जो काम रात को किया जा सकता है वो रात को कर। बात हो रही है शहर की सड़कों की दशा की। स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते उधड़ी सड़कों को एक तरफ भी रख दें तो हमारी मशीनरी उन सड़कों की दशा भी नहीं सुधार पा रही है, जहां किसी तरह का काम भी गतिमान नहीं है। अमित शाह जी कह के तो गए कि बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं, तो ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूं कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूं कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक वादा पूरे देश से किया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं 7 साल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को हो गया है। 4 साल से 5 साल पहले ये वादा किया गया था। इन 100 स्मार्ट सिटियों में से एक स्मार्ट सिटी कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड प्रदेश को देहरादून में नामित की गई थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ के उत्तराखंड वासियों का शोषण हो रहा है। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे बस केवल जनता यहाँ की परेशान है, एक आम आदमी परेशान है। रोडों में यहाँ पे गड्ढे पड़े हैं, सारा ट्रैफिक जाम है यहाँ पे, और स्मार्ट सिटी का बस एक जो है झुंझुना उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के नाम के लिए पकड़ा दिया है। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं फ्लाईओवर्स यहाँ पे उतने सक्सेस नहीं है। यहाँ पे मेट्रो की सिटी की बात की गई थी। तो ये जो केवल आज बीजेपी सरकार आज आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जाती हुई यहाँ से सरकती हुई इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि उनके जो झूठ का पुलिंदा है वो जनता की समझ में आ चुका है। डबल इंजन की सरकार का जो ये बात करते थे आज वो पूरी खत्म होती सी नजर आ रही है। इसलिए यहाँ की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। वो अब इस बार बीजेपी सरकार से छुटकारा चाहती है और जो स्मार्ट सिटी का जो खोखला वादा किया गया है कहीं ना कहीं वो आम जनता से और आम आदमी से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण नगर है और इसकी गणना देश के अग्रणी नगरों में से आती है। स्मार्ट सिटी को लेकर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के कुछ स्थानों पर खुदाई हो रही है, कहीं पर कुछ और निर्माण कार्य होने से चीज़ें जो है सामान्य से हटकर हैं और बाधित भी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट है वो इतना शानदार है कि जब पूरा कार्य हो जाएगा तो देहरादून अपने आप में एक निखरा हुआ नए रूप का नगर होगा। लेकिन कांग्रेस को विकास से तो कोई लेना देना है नहीं, उसको हर बात की आलोचना करनी है और इसी कारण से स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को भी वो बुरा कह रहे हैं और उसकी आलोचना कर रहे हैं। बदहाली का ये आलम है कि राजधानी देहरादून के स्मार्ट सिटी बनने ख्वाब देखने वाली जनता सिर्फ परेशानी झेलने पर मजबूर है। इन सड़कों पर चलकर दिग्गज चुनाव प्रचार प्रसार करके विकास के बड़े बड़े दावे करते नजर आए। लेकिन हैरत की बात यह है कि लोगों को भविष्य के बड़े बड़े सपने दिखाने वाले दिग्गजों को ना तो सड़कों की ये बदहाल स्थिति दिखाई दी और ना ही जनता की परेशानी। इसलिए किसी भी दिग्गज के चुनावी संकल्प पत्र में बदहाल सड़कों का मुद्दा नजर नहीं आया। राजधानी देहरादून में हालात फिर भी बेहतर हैं, लेकिन उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों में ऑल वेदर रोड परियोजना के बावजूद लोगों को मीलों पैदल सफर तय करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने की सुविधाएं जर्जर हैं। आज तड़के सुबह में हुई टनकपुर सड़क दुर्घटना जैसे कई दुखद हादसों के जिम्मेदार भी यही बदहाल सड़कें हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाती लोगों की जिंदगानी आखिर कब तक दांव पर लगती रहेगी। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली के साथ हिना आजमी की रिपोर्ट। खबर बाजपुर से है, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से घायलों को बाजपुर
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया। दोनों घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। बता दें कि सुल्तानपुर पट्टी निवासी मित्रपाल अपनी पत्नी सुमन और जुड़वा बच्चों के साथ बाजपुर अपनी बहन के घर गया था। मित्रपाल सोमवार देर शाम अपनी बाइक से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने घर जा रहा था। और उनके 2 बच्चे मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और एक अज्ञात वाहन से उनको टक्कर लगी। उसके बाद मौके पर उनके पति की मृत्यु हो गई और बाद में अस्पताल में एक बच्चे की भी मृत्यु हुई है। एक दूसरा बच्चा जो कि घायल है और उसको काशीपुर रेफर किया गया है। महिला भी घायल है, उसे भी काशीपुर रेफर किया गया है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वाहन के बारे में दिखवाया जा रहा है। अभी घटनास्थल सुनसान जगह का है, कोई आसपास सीसीटीवी भी नहीं है और साथ में बहुत सुनसान जगह है। आगे के कैमरे को हम लोग चेक कर रहे हैं और जैसे महिला होश में आती हैं तो उनसे पता किया जाएगा कि किस प्रकार उनका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है। खबर काशीपुर से, जहां युवा पीढ़ी की नसों में जहरीले इंजेक्शन का डोज भरने वाले कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत काशीपुर की आईटीआई थाना क्षेत्र की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों का कारोबार करने वाले 2 युवकों को चेकिंग के दौरान नशीले इंजेक्शनों की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश से लगातार उत्तराखंड में नशीले पदार्थों की सप्लाई बड़ी मात्रा में हो रही थी, जिसकी रोकथाम के लिए पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद नशे का जहर उत्तराखंड में सप्लाई हो रहा था। ये डीआईजी सर, एसपी सर, एसपी काशीपुर सर के दिशा निर्देशन में ये काशीपुर पुलिस द्वारा आईटीआई थाने द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के तहत आईटीआई पुलिस बरखेड़ी में ये पठाए उनके नेतृत्व में वहाँ पे चेकिंग कर रही थी। तो 2 बाइक सवारों को जब रोका तो उनकी चेकिंग की गई तो उनके थैले में 141 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। बीती देर रात थाना बहाराबाद के क्षेत्र रोहल की किशनपुर गांव में लगे 250 केवी ट्रांसफार्मर की चोरी होने की घटना का मामला प्रकाश में आया। आपको बता दें कि बीती देर रात रोहल की किशनपुर गांव में लगे ट्रांसफार्मर को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया था। ट्रांसफार्मर चोरी की घटना को सुबह उस वक्त पता चला जब ग्रामीण के द्वारा ट्रांसफार्मर मौके पर नहीं देखा गया। ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी कई ट्रांसफार्मर की चोरी हो चुकी है। पुलिस ने मौके का मुआयना कर चोरी की घटना को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई साहब, ये आज यहाँ 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर था, रोहलगी गांव के रोड पर रखा है, मेन रोड पर, और वो रात चोरों ने, अज्ञात चोर थे कुछ, उन्होंने चोरी कर दिया। 1 तारीख को, इसी महीने की 1 तारीख को दूसरे कॉर्नर पे रोड पे ट्रांसफार्मर रखा था, वो चोरी हो गया। पिछले 4-5 दिन पहले 3 सागौन के लगभग 3 लाख रुपए कीमत के पेड़ चोरी हो गए और 250 किलोवाट के ट्रांसफार्मर थे दोनों। इससे पहले भी चोरी हुए रोड पर, रात को 2-3 बजे लगभग चोरी करते हैं। उस समय लोग का आवागमन रहता नहीं। तो मेरा तो यही निवेदन है भाई, कानून व्यवस्था कुछ ढीली छिल्ली, अगर रात को गश्त लगे तो ये चोरियां बंद होंगी और लोग जितने त्रस्त हो रहे। आम आदमी किसान है बेचारा, 2.5-3 पेड़ थे सागौन के, अपनी बेटिया की शादी के लिए रोक रखे थे, लेकिन वो रात 3-4 दिन पहले चोरी हो गए लगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर दुगड्डा गुमखाल के बीच में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा पहुंचाया है, जहां पर उन्हें प्राथमिक उपचार के हायर सेकेंडरी सेंटर
कोटद्वार रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को रेस्क्यू कर कोटद्वार मोर्चरी भेजा। जानकारी के मुताबिक कोटद्वार से गुमखाल की ओर जा रहे एक कार राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर फतेहपुर से 3 किलोमीटर आगे गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस के मुताबिक कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 महिला 1 पुरुष शामिल हैं। कार में सवार सभी शिक्षक थे। सभी शिक्षक सारी इंटर कॉलेज जा रहे थे। देखिए, अभी जो हमको अभी तक मेरी जो संज्ञान में आया है वो ये आया है, कुल 5 लोग ऐसा हुआ है जिसमें कि 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी हैं। दोनों जख्मी अस्पताल में आ चुके हैं। इमरजेंसी में उन पर प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और जो स्पेशलिस्ट सर्जन्स हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, सबको बुला लिया गया है, टीम को बुला लिया गया है, उनका मैनेजमेंट किया जा रहा है। जो 3 लोगों की डेथ हुई है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसको अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कौन लोग हैं, तब हम उनकी पीआई भेजेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी तो सीधे पीएम हाउस ले गए हों। तो जब तक उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं मिल जाती तब तक अभी हम आपको इस विषय में पूरी जानकारी नहीं दे पाएंगे कि कौन कौन लोग मरे हैं। नगर जिले में कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका सता रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी एक बयान में कहा है कि भाजपा ईवीएम से छेड़छाड़ कर सकती है। इसको लेकर खटीमा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा रुद्रपुर में बने स्ट्रांग रूम की देखरेख के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की आशंका का डर सता रहा है। ऐसे में उनके द्वारा रुद्रपुर बगवाड़ा मंदिर में बनाई गई स्ट्रांग रूम से बाहर दिन रात कार्यकर्ताओं की पहरेदारी पर ड्यूटी लगाई गई है। स्ट्रांग रूम के बाहर 3 शिफ्ट में 3 कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगी है। आपको बता दें कि ऊधम सिंह नगर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन 9 विधानसभा सीटों पर ईवीएम रुद्रपुर में रखी गई है। ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा में रखा गया है। इसके साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस को ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का डर सताने लगा है। कांग्रेस नेता इस बात की आशंका भी जता चुके हैं कि खटीमा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी द्वारा ईवीएम की सुरक्षा के लिए दिन रात कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। सर, हम लोग खटीमा से हैं। मेरा नाम रोहित शर्मा है। हम यहाँ 6 लोग हैं जो कि अपना शिफ्ट वाइज रुकते हैं। कोई रात में रुकता है, कोई दिन में रुकता है और हमें तकरीबन 4-5 दिन हो चुके हैं। जब से इलेक्शन ख़त्म हुआ है तब से हम यहीं हैं। कारण ये है कि हमारी मशीनें हैं, ईवीएम यहाँ रखी गई हैं विधानसभा 70 की, और हमें डर है कि कहीं ईवीएम में कोई घपलेबाजी ना हो। इस कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और निगरानी अपनी पूरी ईवीएम पर बनाए हुए हैं ताकि कोई अंदर जाए। हम हैं 6 लोग हैं और बाकी अभी और आने वाले हैं लोग, और यहीं के लोकल भी 4 लोग हैं जो कि ऊपर वाली तरफ से निगरानी बनाए हुए हैं। बढ़ती कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड के दून अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया था, जिसके बाद इमरजेंसी मरीजों के अलावा सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब कोरोना मरीजों की तादाद में कमी होने के बाद एक बार फिर से सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि कोरोना महामारी के बीच जिला अस्पताल कोरोनेशन में सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी खुली थी। हमारी तो व्यवस्था पहले से ही थी। हम बीच में कोरोना काल की वजह से हम इससे थोड़ा सा विमुख हो गए थे। तो अब क्योंकि केसेस कम आ रहे हैं, ओपीडी बेसिस में भी कम आ रहे हैं और एडमिशन भी कम हो रहे हैं, और पूरे नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में या हमारे जिला स्तर में भी हमें उसकी संख्या कम होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि जीवन है, चलते रहता है और हर एक को अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है, तो उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है और उनको भी हम छोड़ नहीं सकते। तो अब ग्रेजुअली हमने ये स्टार्ट किया था। पहले ओपीडी का टाइम 12 बजे रखा, लेकिन जैसे जैसे संख्या कम हो रही है और नॉर्मलिटी की तरफ को जाता हुआ दिख रहा है कोरोना का एपिडेमिक। खबर बाजपुर से है, जहां चीनी मिल में आउटसोर्स पर कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों की दबंगई इतनी बढ़ गई कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ना लेकर आए किसान के साथ मारपीट की शुरुआत कर दी। वहीं मारपीट की घटना के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला, जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद कराकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे चीनी मिल के अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम बजरा हसन के अंतर्गत आने वाले 8 साल पार्सल फॉर्म निवासी शाहिद अली अपनी गन्ने से भरी ट्रॉली को लेकर बाजपुर चीनी मिल में पहुंचा, जहां गन्ना उतारने के दौरान आउटसोर्स पर कार्य कर रहे ठेकेदारों को 2 कर्मचारियों की शाहिद अली के साथ कहासुनी हुई, जिसके उपरांत कर्मचारियों ने शाहिद अली की गन्ने से जमकर पिटाई कर दी। घटना हुई है, मैं यहाँ पे गन्ना लेकर आया था। गन्ना में क्लियारी में से खुद मैंने अपने हाथ से साफ करा, उन्हें ढूंढा लेबर वालों को, वो नहीं मिले। मैंने अपने हाथ से गन्ना नीचे फेंक दिया
बाद में आके मुझसे बोला कि गन्ना यहाँ क्यों फेंका, नीचे क्यों फेंका है। मैं और कहाँ फेंकूँ, तो बोला चैन में डाल, मैं तेरा नौकर थोड़ी हूँ मैं। तो मेरे ऊपर गन्ना लेके पी लिया, 2 जने गाली देके। हाँ मारपीट की है, मेरे ये गन्ने मारे हैं उन्होंने, 4-5 गन्ने खेचे हैं। खबर पौड़ी से है, जहां जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान के द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत होने वाली किसी भी आपदा या दुर्घटना संबंधी घटना घटित होने पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में पुलिस कंट्रोल रूम से थाना धुमाकोट पर सूचना प्राप्त की गई। धुमाकोट भौन मोटर मार्ग पर डंपर खाई में गिर गया। उक्त सूचना पर थाना अध्यक्ष दीपक तिवारी मैं पुलिस टीम के बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद से घायल का रेस्क्यू किया। उक्त वाहन जिस मार्ग पर जा रहा था उस पर पुस्ता मिट्टी का बनाकर कमजोर होने के कारण मार्ग टूटा, जिसके कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।